हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। ये भारतीय इतिहास एवं स्रोत के निर्माण का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भौतिक अवशेष, सिक्के एवं अभिलेख। पिछले लेक्चर को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्य कि मतलब साहित्य जो पुराने जमाने के प्राचीन भारत के साहित्य थे उनके द्वारा मतलब कैसे भारत के निर्माण में या फिर आज जब इतिहास लिखा जा रहा है तो उनका क्या योगदान रहा है। तो साहित्य जब पहले लिखा जा रहा था तो वो पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट में था। मैन्युस्क्रिप्ट में था, छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था। जो भी कुछ लिखा जा रहा था वो सीधे हाथ से लिखा जाता था। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैन्युस्क्रिप्ट वो होते हैं, पांडुलिपियां वो होते हैं जिनको सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता है। जैसा कि पत्तों पे लिख दिया गया, कपड़ों पे लिख दिया गया, या फिर पेड़ों की छाल पे लिखा गया और या फिर लकड़ी पे लिखा गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो जब प्राकृत भाषा जो भारत में मिले वो तो बेसिकली लिखे गए भोजपत्रों पे और क्या कहते हैं, ताड़ के पत्रों पे लिखा गया। पर जब हम यही प्राकृत भाषा मध्य एशिया में जब प्रिवेल हुई हमारे यहाँ से, जैसा कि हमें बोगजकुई में जो अवशेष प्राप्त हुआ था हमारे संस्कृति का, तो यहां से जब प्राकृत भाषा वहां पे गई तो जब वहां पे अभिलेख मतलब पांडुलिपियां लिखी गई, मतलब साहित्य जब वहां पे लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो मेष चर्म पे और काष्ठ फलकों पे लिखा गया। मेष चर्म मतलब होता है भेड़ के चमड़े पे लिखा गया और काष्ठ फलकों मतलब लकड़ी के छोटे छोटे मतलब ब्लॉक्स होते हैं, उन पे लिखा गया। तो इस प्रकार जो है तो साहित्य का निर्माण सब पांडुलिपियों में किया गया, क्योंकि उस समय जो है तो उसकी क्या कहते हैं, छपाई का आविष्कार हुआ नहीं था। अब हम ये देखेंगे कि जो साहित्य लिखना प्रारंभ किया गया तो वो सबसे पहले कौन सा साहित्य लिखा गया। तो आप ये देखेंगे कि जो साहित्य लिखा गया उनमें सबसे पहले ऋग्वेद लिखे गए। उसमें भी ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद का समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में कहीं पे ऋग्वेद की रचना की गई है। और ऋग्वेद के बाद जो मतलब और वेद आते हैं, जैसे सामवेद, अथर्ववेद और क्या कहते हैं, यजुर्वेद और जो ब्राह्मण, अरण्यक और भी जो वैदिक ग्रंथ है वो सब लिखे गए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के मध्य लिखे गए। तो हम ये चेंज देखते हैं कि मतलब जो वेद था उसमें कुछ और बातें थी और सिर्फ 500 या 1000 वर्ष के अंतरों में मतलब जो और ग्रंथ लिखे गए उनमें कुछ और बातें थी। वेदों में सीधे स्तुतियां थी, चांट्स लिखे हुए थे, मंत्र लिखे हुए थे जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बोले जाते थे। पर जो मतलब ऋग्वेद के बाद से जो आगे के वेद स्टार्ट हुए उसमें जादू टोने के बारे में लिखा गया, बहुत सारे कर्मकांडों के बारे में लिखा गया, पुराणों में बहुत सारे राजाओं का वर्णन किया गया, मतलब क्या कहते हैं, अब अन्य जानकारियों के बारे में भी मतलब वेदों में बात की गई। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जो भारतीय मतलब साहित्य है उनका कालक्रम और देश के मतलब परिप्रेक्ष्य में यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से नहीं लिखे गए हैं, उनमें कालक्रम की प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है। और जो मतलब राजा भी लिखे गए हैं या फिर जो उनके युद्धों का वर्णन किया गया है तो वो भी बहुत सही नहीं प्रतीत होते हैं, क्योंकि मतलब उनमें बहुत सारी विसंगतियां होती हैं। पर एक जो ग्रंथ लिखा गया उपनिषदों में थोड़ा बहुत उपनिषदों में जरूर आध्यात्मिक चिंतन की बात की गई है, और बाकी और ऋग्वेद और उपनिषदों को छोड़कर बाकी उसमें तो कर्मकांड और विधि विधानों का ही वर्णन मिलता है। वेदों के बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों में आता है खड़ वेदांग बोलते हैं उसको। मतलब वेद थोड़े टफ होते हैं पढ़ने में, मतलब उनकी भाषा थोड़ी कठिन होती है। तो जो कठिन भाषा होती है वेदों की, तो उसको समझने के लिए वेदों के 6 अंग बताए गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 खड़ वेदांग है और इनके माध्यम से हम मतलब वेदों को पढ़ने में आसानी होती है, खड़ वेदांगों के माध्यम से। अब ये खड़ वेदांग जो थे उसमें एक विशेष, जैसे व्याकरण, तो व्याकरण के बारे में पूरी जानकारी हो गई, हर क्षेत्र का व्याकरण, या फिर भाषा विज्ञान, निरुक्त, तो उसमें भाषा के संबंधी ज्ञान, उच्चारण संबंधी बातों का मतलब उसमें विवरण था, और इन खड़ वेदांगों में उच्चारण संबंधी तो सारे प्रकार के उच्चारण होते थे। तो इस प्रकार क्या किया गया कि ये भी एक बहुत सारी जानकारी एक में सीमित किए हुए थे खड़ वेदांग। इसीलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ साहित्यों की रचना होने लगी जो गद्य माध्यम में थे, और मतलब इन जो खड़ वेदांगों और वेदों के जो छोटे छोटे भाग थे उन पोर्शनों को लेकर सिर्फ एक बात लिखी गई। जैसे कर्मकांड हुआ तो उसका एक अलग से मतलब साहित्यिक गद्य बना दिया गया जिसे सूत्र कहा जाने लगा, और ये सूत्र भी कई प्रकार के हुए, जैसे स्रोत सूत्र हुआ,
गृह सूत्र हुआ और सुल्भ सूत्र हुआ। तो सौत सूत्र में क्या लिखा हुआ था? कर्म कांडों के बारे में लिखा हुआ था, जो राजा हुआ करते थे उनकी अश्वमेध यज्ञों के बारे में लिखा हुआ था, सार्वजनिक अनुष्ठानों के बारे में लिखा हुआ था कि राजा को कैसे यज्ञ करना चाहिए, राजा को क्या दान करना चाहिए, कितना दान करना चाहिए, ऐसा सब उसमें विधि विधान उसमें लिखा हुआ था। और जो ग्रह सूत्र होता है, तो ग्रह सूत्र जैसा कि आपने सुना होगा कि मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, अन्न प्रशासन, उपनयन, विवाह, मुंडन, तो ये सब जो 16 संस्कार होते हैं इनका वर्णन गृह सूत्र में मिलता है, जो करीब 200 ईस्वी पूर्व या 300 ईस्वी पूर्व ऐसे बीच में कहीं पे इनको लिखा गया है। और जो सुल्भ सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप सुल्भ सूत्र तो यह जानकारी हमें दिलवाती है, सुल्भ सूत्र में यह जानकारी प्राप्त होती है कि सुल्भ सूत्र में जो लिखा गया है उसमें यह पता चलता है कि भारतीयों को ज्यामिति और गणित का विज्ञान था, क्योंकि सुल्भ सूत्र में जो कर्मकांडों में, यज्ञों में जो वेदियों का उपयोग किया जाता है, जो हवन कुंड बनाए जाते हैं, उनकी मापों और बहुत सारी विधियों का वर्णन किया गया है। तो माप का सीधा संबंध जियोमेट्री से होता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पंडित मतलब पूजा के टाइम पे तो एक वेदी बनाई जाती है आटे से, तो उसमें प्रॉपर बहुत सारे ट्राइंगल, रेक्टेंगल ये बनाए जाते हैं, तो ये सब ज्यामिति के अंतर्गत ही आते हैं। तो अगर बहुत सारी मापों को लिखा गया है कि मतलब क्या, कैसे, क्यों बनाना है, तो ये सब सिर्फ हमें यही इंडिकेट करता है कि हमको ज्यामिति और जियोमेट्री का और गणित का ज्ञान होने लगा था, या फिर शिक्षा भारत में प्रारंभ हो गई थी। इसी उसमें हम ये बात करते हैं कि जो अब ये साहित्य तो हो गए, और इसी तरह क्या होता था कि जैसे जब वेद लिखे गए तो ओरिजिनली वेदों में ओरिजिनली जो फॉर्म में लिखा गया था, जो मतलब पंक्तियों का यूज किया गया था, जो श्लोक यूज किए गए थे, वो आगे चल के बहुत सारे और श्लोक भी विभिन्न और राइटरों के द्वारा या फिर और विद्वानों के द्वारा उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाने लगी। इसे एक वर्ड आता है छेपक, छेपक कहा जाता है। तो छेपक वो चीज होती है जो मतलब एक साहित्य या कलाकृति रचना पूरी होने के बाद उसे बाद में या अंत, पहले या फिर लास्ट में जोड़ दिया जाता है, उसे छेपक कहते हैं। तो वेदों में ऐसा भी हो गया है कि छेपकों को बीच में भी जोड़ दिया गया है। हमें ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे छेपक बीच में भी जोड़ दिए गए। तो मतलब जो ओरिजिनली लिखा गया था और जो आज मिलता है उसमें बहुत सारा चेंज आ गया है। अब दो मेन साहित्यों के बारे में हम बात करते हैं जो पुराने जमाने के हैं, जो बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और हमारे लिए धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, रामायण और महाभारत। तो हम बात करेंगे रामायण और महाभारत का कि मतलब साहित्य के लेखन में, इतिहास के लेखन में रामायण और महाभारत का क्या योगदान है। रामायण हो गया और एक ग्रंथ हो गया महाभारत। जो महाभारत और रामायण है इनका संकलन जो है लास्ट तक इनका संकलन चौथी ईस्वी में किया गया है। चौथी ईस्वी तक में इनका संपूर्ण संकलन किया गया। और क्या हुआ, महाभारत, हम पहले महाभारत के बारे में बात करेंगे। महाभारत लिखा गया, तो महाभारत में जो है 10वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 5वीं सदी ईस्वी पूर्व तक के मतलब राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की हमको जानकारी मिलती है। जब महाभारत लिखा गया था वेदव्यास के द्वारा, तो जब प्रारंभ में लिखा गया था महाभारत में, तो इसमें सिर्फ दो वंशों कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध का वर्णन था। इसमें सिर्फ युद्ध का वर्णन था और यह पता चलता था कि मतलब उस समय के मतलब समाज की क्या व्यवस्थाएं थी और कौन इस पे कौन राज कर रहा था। जब ये बना था तो इसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे। जब वेदव्यास द्वारा रचित था तो इसमें सिर्फ 8800 श्लोक थे, पर धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होता गया। और जब ये शुरू में बना हुआ था तो इसे जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता मतलब होता है विजय की गाथा। ये विजय की गाथा के रूप में महाभारत पहले वर्णित था। फिर इसमें 12000 श्लोक हुए और फिर आगे चल के 24000 श्लोक हुए और सबसे अंत में जाके तो इसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं, जिसको सतसहस्त्री कहा जाने लगा या फिर महाभारत। महाभारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के वंशजों की कहानी है, राजा भरत के वंशजों की कहानी है, इसीलिए इसे महाभारत कहा जाने लगा। तो इस तरह महाभारत में मतलब 8800 श्लोकों से चल के इतने बीच में इतने श्लोकों को ऐड किया गया कि आज इसमें 1 लाख श्लोक आ गए हैं। और ऐसे ही रामायण है। रामायण को वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और जब रामायण लिखा गया था तो उसमें 6000 श्लोक थे। रामायण की रचना करीब 400वीं ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई थी और रामायण 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 5 अवस्थाओं मतलब कि मतलब कुछ दिनों तक एक भाग एक टाइप का प्रचलित था, फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए टाइम पीरियड में, फिर दूसरे टाइप का प्रचलित हुआ कुछ दिनों तक। ऐसे चलते चलते लास्ट रचना महाभारत की 12वीं सदी ईस्वी तक महाभारत की रचना होती रही है। और जो हमारे पास अभी का जो फॉर्म का महाभारत है वो करीब 12वीं सदी में लास्ट टाइम पे लिखा गया है।
रामायण में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। जब स्टार्ट हुआ तो 6000 मतलब उसमें श्लोक थे, रामायण में सिर्फ 6000 श्लोक थे, और बढ़ते बढ़ते इसमें 24,000 श्लोक तक रामायण में जाते हैं। तो आप ये देखोगे, मतलब ये कहा जा सकता है कि महाभारत रामायण से पुराना ग्रंथ है, पर रामायण महाभारत की अपेक्षा थोड़ा ठोस ग्रंथ है, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। महाभारत की अपेक्षा चेंजेस तो हुए हैं, पर महाभारत की अपेक्षा कम चेंजेस है, इसीलिए महाभारत की अपेक्षा रामायण को ज्यादा ठोस ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो सिर्फ विवरणात्मक भाग ही महाभारत में पहले उपलब्ध था, बाद में उपदेशात्मक भाग को गुप्तोत्तर काल में जोड़ दिया गया, गुप्त काल के टाइम पे, और बाकी कहानी तो वैदिक काल की है। वैसे रामायण में बहुत सारी चीजें नहीं, मूल फॉर्म में स्टोरी के साथ ही कुछ उपदेशात्मक भाग को जोड़ के बना दिया गया है, और इसके सिर्फ 6000 से 24,000 श्लोक किए गए। ये तो हो गई वैष्णव या फिर हमारे संप्रदाय की बातें, मतलब धार्मिक संप्रदायों के बारे में, कि मतलब इन्होंने कैसा ग्रंथ लिखा। तो ऐसे इसी फॉर्म में हम दो धार्मिक संप्रदायों के बारे में और जानते हैं कि उनके जो साहित्य थे, उनका भारतीय इतिहास के लेखन में क्या योगदान है। तो हमारे देश में दो धर्म और प्रचलित थे, दो धर्म मुख्यतः प्रचलित थे, बौद्ध और जैन। तो हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि बौद्ध धर्म के कैसे साहित्य लिखे गए और उनका मतलब क्या योगदान था, लोगों ने क्या लिखा, क्या जाना, और ऐसे ही हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का साहित्य जो था, धार्मिक साहित्य था, वह पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा में लिखा गया था, और इसका संकलन श्रीलंका में दूसरी ईस्वी पूर्व में इसका संकलन किया गया है। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के साहित्यों का संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म के साहित्य से सामाजिक राजनीतिक जीवन की जो जानकारी मिलती है, वह पूर्वी मतलब दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार के मगध के एरिया के आसपास के क्षेत्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की जानकारी हमको, मतलब वहां के राजनीतिक जीवन की जानकारी हमको बौद्ध धर्म के साहित्यों से प्राप्त होती है। जैसे कि महायान शाखा में गौतम बुद्ध के मतलब जातक कथाओं का वर्णन है, कि मतलब जातक कथा मतलब होता है, वो ये मानते हैं महायान शाखा वाले कि गौतम बुद्ध के रूप में पैदा होने से पहले उनके 550 जन्म और हुए थे, कई जन्म तो पशुओं पक्षियों के रूप में भी हुए थे। उन जातक कथाओं के माध्यम से उपदेश देने का कार्य किया जाता है, और वो भी बौद्ध धर्म साहित्य के रूप में आते हैं। उससे ये पता चलता है कि जातक कथाएं यथार्थ नहीं, कल्पनाएं हैं, पर उनसे सामाजिक जीवन की और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी तो हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है, जो कि जातक कथाओं में लिखा हुआ है। और वैसे ही जैन धर्म के साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, और जैन धर्म के साहित्यों का संकलन वल्लभी नगर गुजरात में करीब 6वीं या 7वीं सदी ईस्वी के आसपास जैन धर्म के साहित्यों का संकलन किया गया है। जैन धर्म का साहित्य भी उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित था, मगध के एरिया में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार के एरिया में जैन धर्म के साहित्यों का मतलब प्रचार प्रसार था। जैन धर्म के साहित्यों में बहुत बार व्यापारियों, बहुत सारे व्यापारिक नगरों का बार उल्लेख होता है। जैसा आप सभी जानते भी हैं कि जैन बेसिकली व्यापार करते हैं, व्यापार से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए जैन के साहित्यों में बार मतलब व्यापार शब्द का उल्लेख मिलता है। अब क्या होता है कि ये तो बहुत सारे धार्मिक लौकिक साहित्य हो गए, बहुत सारे अलौकिक साहित्य हो गए। अब बहुत सारे लौकिक साहित्य भी हैं जिनका मतलब धार्मिकता से कोई संबंध नहीं है। अब बहुत सारे विधि ग्रंथ लिखे गए, मतलब कानून की किताबें और रिवाज लिखे गए, कि मतलब नियम कानून लिखे गए, कि मतलब अगर कोई ये दंड उसको दंड कैसे दिया जाएगा, कोई गलत काम करता है तो उसे दंड के, कोई चोरी हत्या अपराध करता है तो उसे कैसे दंड दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे विधि ग्रंथ लिखे गए, जो टीका, स्तुति और धर्म सूत्र थे। ये तीनों को विधि ग्रंथ माना गया और इनको सम्मिलित रूप से धर्म शास्त्र कहा गया। तो इन्हीं धर्म शास्त्रों में और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी में एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है जिसका आपने सुना ही होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। मौर्य समय के, जब मौर्यों का भारत में शासन था, उस समय की शासन व्यवस्था और समाज के बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, जिसे कौटिल्य ने लिखा है। ये वही कौटिल्य है जो चाणक्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। इनका अर्थशास्त्र की रचना उन्होंने अपने गोत्र नाम से की है, कौटिल्य, जो उनका गोत्र नेम है, क्लैन का नेम है, उसका यूज किया है। इसमें थोड़ा विदेशी मतलब कुछ राइटरों में कॉन्फ्लिक्ट भी है कि कौटिल्य और चाणक्य अलग अलग है, पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति है। ये जो अर्थशास्त्र है 15 चैप्टर में बटा हुआ है। जो दूसरा और लास्ट का है, तीसरा और लास्ट का है, वो सबसे पुराना माना जाता है। इसमें बहुत सारे छेपक बाद में जोड़ दिए गए हैं।
पर यह मूल रचना में ही पाया जाता है। और ऐसे ही कौटिल्य के साथ साथ ही बहुत सारे और भी राइटर हुए हैं, बाणभट्ट हुए हैं जिन्होंने हर्षचरित लिखा हुआ है, कालिदास हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है जिन्होंने गुप्तोत्तर काल के समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक से प्राप्त होती है। तो ये तो बात हो गई कि उत्तर भारत में जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनकी बात। अब उसी टाइम पे जो प्राचीन समय में दक्षिण भारत में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। दक्षिण भारत में साहित्य, तो दक्षिण भारत में कुल मिला के किसी एक राइटर या फिर उसका प्रिवेल नहीं रहा है, पर वहां पर संगम साहित्य चलता है। अब ये संगम साहित्य क्या होता है, तो हम ये समझेंगे कि 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक बहुत सारे संगम हुए। संगम किनके होते थे, बहुत सारे जो दक्षिण के कवि थे, साहित्यकार थे और भाट थे। भाट होते हैं वो जो राजा के दरबार में बैठते हैं और राजा की स्तुतियां गाते हैं। भाट का सीधा संबंध चटुकार या फिर ऐसे लोगों से किया जाता है जो राजा के चमचे होते हैं और सिर्फ राजा की तारीफ में ही रचनाएं करते हैं, प्रशंसाएं और गुणगान करते हैं, उसके वंश का, उसके परिवार का, उसके साम्राज्य का सिर्फ गुणगान करता है, उन्हें भाट कहा जाता। तो इनकी सभाएं हुआ करती थी कुछ समयों के बाद, 50-50, 60-60, 100-100 वर्षों के बाद। तो क्या होता था कि इन सभाओं में ये एक विशेष जगह एकत्र हुआ करते थे, जहां ये एकत्र हुआ करते थे उसे हम क्या कहते थे, संगम। और वहां पर बहुत सारे साहित्यों का संकलन किया जाता था, इसीलिए इसे हम जो वहां पर साहित्य रचित हुए इन संगमों में, उन्हें हम संगम साहित्य कहते हैं, उन्हें हम संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य के साथ क्या है कि संगम साहित्य को भी हम, जैसे बहुत सारे पुराण है हमारे यहाँ के या फिर जो महाकाव्य, उन्हीं के हिसाब उन्हीं जैसे संगम साहित्य को भी कालक्रम और देश के लिए हम इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकते ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि संगमों में बहुत सारा एग्जैगरेट कर दिया गया है, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा गया है। संगमों में राजा की सिर्फ तारीफ लिखी गई है, राजव्यवस्था की सिर्फ तारीफ लिखी है, कहीं पे मतलब इनकी आलोचना नहीं की गई है। तो ऐसा तो होता नहीं कि किसी राजा में कोई भी खामी या फिर खराबी ना हो। तो सभी राजा और बहुत सारे मतलब ऐसे वंशों का भी नाम लिया गया, ऐसे राजाओं का, ऐसे स्थानों का नाम लिया गया जो रियली मतलब वास्तविकता में जो नहीं है। तो संगम साहित्य यथार्थ से थोड़ा दूर है और ना ही ये मतलब जो महाभारत और रामायण है उसके जैसे ये धार्मिक साहित्य है, ये नॉर्मल साहित्य है और इनका जो है तो धार्मिकता से भी कोई संबंध नहीं है और ये बेसिकली थोड़ा बहुत काल्पनिक लिखे गए। इसमें कुछ सही जानकारियां भी मिलती हैं, जैसे कि संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम नामक शहर के बारे में लिखा गया है। जब तो कावेरी पट्टनम की समृद्धि के बारे में लिखा हुआ है और लिखा गया है कि यहाँ कितना व्यापार उन्नत अवस्था में था, कितना डेवलप कर गया था ये शहर। तो जब आज भू अभिलेख प्राप्त होते हैं, मतलब जो पुरातत्व अभिलेख प्राप्त होते हैं, जमीन के नीचे से अवशेष प्राप्त होते हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कावेरीपट्टनम बहुत ही विकसित शहर था। और संगम साहित्य में ये भी लिखा हुआ है कि भारत का व्यापार रोम और यूनानियों के साथ था। और संगम साहित्य में ऐसा बोला जाता है, ये भी सही प्रतीत होता है, क्योंकि जब मतलब और जो रिसर्चर है, साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं से भी ये प्राप्त होता है कि मतलब रोम और यहाँ व्यापार होता था, क्योंकि बहुत सारे यहाँ से सिक्के भी प्राप्त होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती वहां पाई जाती हैं, वो चीजें यहाँ पर पाई गई हैं। ऐसा कहा गया है संगम साहित्य में कि वहां के व्यापारी नावों पर चढ़कर लाद कर सोना लाया करते थे और हमारे यहाँ से काली मिर्च लेकर जाया करते थे अपने सोने के बदले। और अगर आपको मतलब तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र की मतलब उस टाइम की जानकारी, प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी लेनी हो, उसे सामाजिक स्थिति की जानकारी लेनी हो, तो संगम साहित्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आपके लिए कार्य कर सकता है। तो ये हो गई साहित्य की बात। अभिलेख, सिक्के और भौतिक अवशेष हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी विवरण कि हमारे यहाँ जो विदेशी आए, घूमने आए, पर्यटक बन के आए या फिर धार्मिक रूप से धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने आए, वो विदेशी, उन्होंने क्या लिखा हमारे देश के बारे में और वो हमारे साहित्य के निर्माण में क्या योगदान करता है। तो जैसा हम बात करेंगे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो भारतीय व्यक्ति थे, मतलब जो भारतीय साहित्यकार थे, लेखक थे, उन्होंने मतलब सिकंदर के आक्रमण को, अलेक्जेंडर के आक्रमण को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, उन्होंने बहुत ही कम लिखा उसके बारे में। तो जब हमको अलेक्जेंडर के टाइम का इतिहास बनाना होता है या फिर अलेक्जेंडर के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो हम यूनानी और रोमन लेखकों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। उन्होंने जो लिखा हुआ है उसी को मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ पोरस और उसके बीच की जो बातचीत है उसके बारे में ही बताया गया है। तो इसीलिए हमें किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है? विदेशी विवरणों के ऊपर, जो रोमन साहित्यकारों, यूनानियों के द्वारा ही लिखा गया है और इसके बारे में हम जानकारी इनसे प्राप्त करते हैं।
तो जो ये लेखक हैं तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जैसे अशोक के टाइम पर उनके मतलब क्या कहते हैं अलेक्जेंडर के लिए, सिकंदर के लिए लिखा गया है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया तो यहाँ पर एक राजा हुआ सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस नाम का एक राजा विदेशी विवरणों में लिखा हुआ है। तो हम उसको, हमारे जो लेखक हैं वो रिलेट करते हैं चंद्रगुप्त से, क्योंकि चंद्रगुप्त का मतलब राज्याभिषेक 322 ईस्वी पूर्व के आसपास ही हुआ था। इसीलिए जो एक ही समय में दो व्यक्ति तो नहीं हो सकते, इसीलिए जो सेंड्रोकोटस है उसको चंद्रगुप्त ही मान लिया जाता है। विदेशी विवरणों और भारतीय लेखकों के मतलब इनको कंपेयर करने पे सेंड्रोकोटस को ही चंद्रगुप्त मान लिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे जो विदेशी मतलब भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा। इसी टाइम पे चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज आया था जिसकी पुस्तक इंडिका लिखा गया है, जो उस टाइम के मतलब राजतंत्रीय व्यवस्था और समाज के बारे में बहुत सारी सही जानकारी उपलब्ध कराती है। और भारतीय राइटरों की तरह वहां का जो मैगस्थनीज था उसकी भी किताब ऐसी नहीं है कि उसमें बहुत सारी बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं लिखी हुई हैं, बातें उसमें भी लिखी गई हैं, पर समाज की और राजनीति की अच्छी जानकारी उससे मिल जाती है हमको। इसी कालक्रम में दो और व्यक्ति आए, ह्वेनसांग और फाह्यान। फाह्यान जो है तो गुप्त काल चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इन दोनों का ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने, वहां की जानकारी लेने भी और उसको घूमने यहाँ पर ये लोग दोनों चीनी यात्री यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उस दोनों काल के समय के बारे की जानकारी उन्होंने अपने मतलब साहित्यिक विवरणों में मतलब क्या कहते हैं जो साहित्यिक उनका वो है क्या कहते हैं यात्रा वृत्तांत है, उनका जो यात्रा वृत्तांत है उसमें उन्होंने ये बताया है कि उस समय का समाज कैसा था। तो विदेशी विवरणों के अंतर्गत हम बेसिकली जो वहां से यात्री आए विदेशों से उन्होंने यहाँ क्या देखा और फिर अपने साहित्य में क्या लिखा, उसी को हम विदेशी विवरण के अंतर्गत लाते हैं और भारतीय साहित्यों से मैच करते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारत के इतिहास उस समय कैसा था और किस किस अवस्था में था। इस प्रकार हमने ये देखा कि भारत के इतिहास के निर्माण के लिए कैसे स्रोत यूज किए गए और उनका निर्माण कैसे किया गया। अब बात करते हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे साहित्य लिखे, जैसे महाभारत में लिखा हुआ है, हमें ये कहते हैं कि महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि कृत, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ऐसे बहुत सारे युग होते हैं, 4 युग होते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ होता है। और जो महाभारत का कालक्रम है उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब खुदाइयों से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो ऐसी किसी सभ्यता की पुष्टि नहीं कर पाते हैं जिनका कालक्रम उसमें लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है कि इस टाइम की कहानी है वो। तो इससे जो है तो रिलेट कर पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पर क्या है कि उसमें लिखा हुआ है महाभारत में, ये महाभारत में मतलब दार्शनिक जानकारी तो सही लिखी हुई, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी पाप या पुण्य नहीं होता है, मतलब कोई भी धर्म अधर्म नहीं होता है। धर्म मतलब देश और काल की स्थिति के कारण सब कुछ बदल जाता है। जो आज धर्म है तो वो किसी विशेष देश या विशेष काल मतलब टाइम चेंज होने पे और स्थिति चेंज होने पे वो धर्म अधर्म मतलब जो अधर्म है वो धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है। ऐसे ही आगे चल के बहुत सारे और साहित्य लिखे गए हैं जो जीवन चरित्र हैं बहुत सारे राजाओं के। हर चरित्र लिखा गया बाण भट्ट के द्वारा 7वीं ईस्वी में लिखा गया। मूशिक वंश का इतिहास अतुल के द्वारा दक्षिण के राजाओं के बारे में लिखा गया। कल्हड़ की राज तड़ंगड़ी है जो कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध कराती है। पर इसी तरह क्या होता है कि अब हम ये बात करेंगे कि जो स्रोत हैं जो साहित्य हैं उनका क्या है, मतलब ये तीनों का और इन दोनों का इतिहास लिखने में सबसे ज्यादा यूज किया गया है साहित्यिक विवरणों का और विदेशी विवरणों का। इनको उतना महत्व नहीं दिया गया, पर ये ज्यादा एविडेंटिकल है, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए क्योंकि ये सही प्रूफ कराते हैं और साहित्य किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, तो ये गलत भी हो सकता है। तो हमने आज जानकारी प्राप्त की कि इतिहास के निर्माण में हम ये देखेंगे कि मतलब साहित्य के हिसाब से इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए था, अभिलेखों और सिक्कों की प्रासंगिकता को ज्यादा रखा जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ कि साहित्य के हिसाब से ही इतिहास लिखा गया है और इनके प्रासंगिकता को कम कर दिया गया है, पर यह गलत बात है। और साहित्य का योगदान भारत के इतिहास के लेखन में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहित्य एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है और व्यक्ति के द्वारा कई सारी गलतियां की जाती हैं। अपने राजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, जिससे जो है साहित्य का ढांचा जो संतुलित इतिहास लिखने का कॉन्सेप्ट होता है वो बिगड़ जाता
है। तो इसीलिए साहित्य के निर्माण में जिस दिन से इनका भौतिक अवशेषों का पुरावशेषों का योगदान बढ़ जाएगा तो एक संतुलित और तर्कनिष्ठ साहित्य लिखने की, इतिहास लिखने की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने आज कंप्लीट किया भारत के इतिहास के स्रोत एवं निर्माण, और आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहीं पे हम वीडियो आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।